हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? सेंसस 2011 से, यानी कि जनगणना 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट, जितने भी कंटेंट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, न क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और न एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है, और अमेरिका 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श हुआ कि तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, और 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। वह 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहां पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक कितना -0.31% हो गई, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक दोस्तों ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा, पहला पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977, यानी एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष की बात की जाए तो 51.47% तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए
तो 68.8% है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा जीएस, पूरा मिसलेनियस और पूरा करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या 10 के जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है, कितना यहाँ का 27.95%। एवं न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है, कितना यहाँ का -0.6%, ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ आप लोग क्रम केंद्र शासित प्रदेश में कंप्लीट कीजिए। तो डाटा क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली, कितना का 55.9%। एवं न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 6.3%। जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले भारत का देखेंगे, उसके बाद में भारत के राज्यों को देखेंगे और साथ में दोस्तों वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश में भी कम सबसे ज्यादा और सबसे कम को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अगला फैक्ट देखिएगा क्या है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले आप लोग राज्य में कलेक्ट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार है, कितना यहाँ का 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना यहाँ का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का केवल 46। क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, आपका सुपर टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आपका कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। तो सबसे पहले भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। अब सबसे पहले राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, कितना है यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का केवल 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी है, कितना का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन एवं दीव है, कितना यहाँ का 618। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा नोट देखिए तो दोस्तों, पुनः हम लोग इस फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है नोट, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी हम लोग अब शिशु लिंगानुपात को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। डिफिनीशन भी हम लोगों को ध्यान रखनी अनिवार्य है। देखिएगा, अब सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात देखिए तो दोस्तों भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। अब राज्य देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का 834। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना है का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली, कितना है का 871। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला नोट आपका क्या कह रहा है, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी आप लोग दोस्तों साक्षरता लिटरेसी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत की लिटरेसी देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, रट के रखेंगे इस डाटा को। अब सबसे पहले राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है, कितना है का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना है का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली, कितना यहाँ का 76.2%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला डाटा देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा
पॉइंट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। टोटल 90% एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना यहाँ का 37.8%। अब इसको देखिए 2011 की जनगणना के साथ भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, दोनों तरफ से दे दिया गया है 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना है दोस्तों यहाँ का केवल 10%। अब यही चीज दोस्तों आप लोग के शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना है का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है का 37.7%। अगला डाटा देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है तो सबसे पहले कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों 20.14 करोड़। अब किस राज्य के शासित प्रदेश में ज्यादा है वो कंप्लीट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जात यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य के शासित प्रदेश कौन सा है वो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए हर टेंस से हर फॉर्मेट में दोस्तों हमारे द्वारा डाटा को पूरी तरह से, फैक्ट को पूरी तरह से, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है जैसे जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। पॉइंट देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य के शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है का 31.9%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट जितने भी अभ्यर्थी हमारे पीडीएफ परचेस कर चुके हैं दोस्तों, हो सके इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर सकते हैं दोस्तों तो आपकी प्रिपरेशन कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है, पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ आएगा, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें कम से कम समय में क्लियर हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ से आपका 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, यानी एक लंबी फाइट है जीके जीएस और करंट अफेयर्स की। एक छोटा सा नोट देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करते, ध्यान रखेंगे। अब अगला फैक्ट देखिए क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात अब हो रही। सबसे पहले कुल संख्या कितनी है 10.43 करोड़। अब सबसे ज्यादा राज्य केंद्र शासित प्रदेश किस में ज्यादा, ये कंप्लीट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश से, ध्यान रखेंगे। प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना का 94.8%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। 2011 की जनगणना से दोस्तों इतना डाटा आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा 2021 की जनगणना के बारे में फैक्ट है दोस्तों, आप कंप्लीट कीजिए। हालांकि ये जनगणना आप लोग जानते अभी हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी करवाई जाएगी तो 2021 की जनगणना के नाम से ही जानी जाएगी। फैक्ट क्या है दोस्तों देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है दोस्तों, तो श्री विवेक जोशी रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण रखा गया है। और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ध्यान रखेंगे। और करंट के पीडीएफ में और वीडियो में दोस्तों बता दिया गया है 2021 की जनगणना 2025 में करवाई जाएगी, संभावित है। और जब भी होगी ये 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। तो इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। कारण ये दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 भी लग चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आप लोगों को अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए दोस्तों डिटेल में नया वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का
पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट मार्क क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी लगी हुई। एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस 2025 आपका रहा है। एसएससी जीडी 2025 न्यू वैकेंसी आपकी लग चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 आपका होने जा रहा है। एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी है, ऐसे कई वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारत की पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, अवर ग्रीन टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। वो सारे टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट, जितने भी कंटेंट बन सकते हैं, ए टू जेड बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। वह जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग जानते हैं प्लानिंग कमीशन का था। अब योजना आयोग की भी बात हो गई तो यहाँ से भी कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, हजारों हजार बार पूछे गए कंटेंट है ये। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य के लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये संवैधानिक संस्था है। लेकिन हमारा प्लानिंग कमीशन दोस्तों ये संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे बढ़ेंगे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिएगा दोस्तों, समधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक थी। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया एवं दुर्गापुर क्रमशः यहाँ पे लगा हुआ है, जरूर ध्यान दीजिएगा। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। दोस्तों ध्यान रखें आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। दोस्तों आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनने हो सके दोस्तों उनको प्रिपेयर रखें, अभी भी समय है, या नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो हर टॉपिक्स जहां जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने
पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जानते हैं दोस्तों आपकी इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। मोस्ट और करंट यहाँ से कंटेंट निकलेंगे, आप पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। पहला पॉइंट है तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए किसे दोस्तों असफल योजना माना जाता है। ये भी हजारों बार पूछा गया है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब कब 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा मॉडल की बात की जाए तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा बात की जाए दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर है। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। छठी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, समय थी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब देखिएगा कंटेंट, किस पंचवर्षीय योजना में स्वनिधि ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कंटेंट क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा बात की जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की, तो इसकी अवधि थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था इसका मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, समय अवधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था इसका न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा दोस्तों समय थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समय थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय थी इसकी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। कमेंट के लिए आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष और CEO कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था आपका सुपर टॉपिक ये भी है दोस्तों। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन बने, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 28 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों A to Z आपके सामने है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। आप देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आप लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले उसको देखिए। तो दोस्तों
पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर दोस्तों जिला परिषद। अब ये एक कंटेंट एक पॉइंट को यहाँ पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करेंगे, रिवीजन आप जरूर करेंगे, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिएगा, पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, ध्यान रखेंगे। टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। अब सबसे पहले आप लोग 4 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। क्या है? पहला, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और दोस्तों पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितने भी समितियों का गठन किया गया था पूरी तरह से आप दोस्तों देखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग टेंस से सारी चीजें पूछी जाती। निम्न में से दोस्तों कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ आप लोग दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिए। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। तो देखिएगा, पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। हनुमंत राव समिति ध्यान रखें, जो कि 1983 में गठित हुई थी। जी के राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई थी। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। और थोंगा समिति दोस्तों ये 1989 में गठित हुई थी। ध्यान रखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? किस समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने। ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन आया हुआ और मोस्ट दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन, एक एक दोस्तों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, आप लोग इसको कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। और जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बना है दोस्तों? तो पैराग्वे है। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अरुंधति राय को किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ओम बिरला को। और जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जून को। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो पीटर पेलेग्रिनी है। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा है। और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया 17 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मनाया गया 29 जून को। वह जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? अतुल कुमार चौधरी को किया गया। ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मोहन चरण मांझी हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अमित शाह है। और जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका वी राजीव हैं। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहोटी को। वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इदाशीशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीसीपी नियुक्त किया गया है? मेघालय की है। और किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि आईजीसीआर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सीजी करहाड़कर को। और किसी नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया? आशीष कुमार दास को। और किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? शील नागू को किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने? प्रहलाद जोशी हैं। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? जेपी नड्डा हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? एस राजीव को। और दोस्तों किसे राष्ट्रीय चिकित्सा यानी एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वीएन गंगाधर को किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारी इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।